हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अमित सर में। चलिए, तो पिछली कक्षा में हमने प्रकाशिकी स्टार्ट किया था और उसका 3-4 वीडियो हो भी गया था शायद। तो हमने पढ़ा क्या था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। हमने पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा, लेंस दर्पण पढ़ा, दर्पण से न्यूमेरिकल किया। फिर क्या पढ़ा, लेंस, लेंस से भी न्यूमेरिकल किया। अब जब आप वहां पे थोड़ा बताए थे तो याद करेंगे आप प्रकाशिकी ऑप्टिक्स को इसके कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। कौन कौन सा? पहला भाग क्या था हमारा, रे ऑप्टिक्स। पहला क्या था, रे ऑप्टिक्स। और दूसरा क्या था, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, यही ना था। रे ऑप्टिक्स में हमने बताया था कि प्रकाश का वह कौन कौन सा गुण है जो रे ऑप्टिक्स के द्वारा अध्ययन किए जाते हैं। तो हमने बताया था परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, यही ना था, परावर्तन और अपवर्तन। वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन से टॉपिक थे, वे कौन कौन से प्रकाश के गुण है जो वेव ऑप्टिक्स के द्वारा अध्ययन किए जाते थे? तो क्या क्या बताए थे हम आपको? विवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, व्यतिकरण, और तीसरा क्या था हमारा, ध्रुवण। यही 3 टॉपिक था, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। तो हमने रे ऑप्टिक्स का सारा टॉपिक क्या कर लिया, हमने खत्म कर लिया, उसे न्यूमेरिकल बना लिया हमने। मिरर पढ़ा, दर्पण, लेंस पढ़ा, उसका न्यूमेरिकल बनाया। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करेंगे, वेब ऑप्टिक्स का जो हमारा टॉपिक रहेगा, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग प्रकाशिकी। वेव ऑप्टिक्स यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। अब थोड़ा सा 2 मिनट का डिफिनीशन है, डिफिनीशन क्या चाहिए इसके बारे में कहिए, थोड़ा सुन लीजिए। वेव ऑप्टिक्स है क्या? जब सन 1675 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में न्यूटन नामक वैज्ञानिक जब इस पर अध्ययन कर रहे थे, इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया, कणिकावाद का सिद्धांत। कणिकावाद का सिद्धांत, कणिकावाद सिद्धांत। जब 1675 ईस्वी में प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जा रहा था, तो यही नहीं पता था कि आखिर प्रकाश है क्या। प्रकाश पार्टिकल है कि एक वेव है, प्रकाश एक कण है कि तरंग है। तो हमने आके यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने आपको क्या पढ़ाया कि प्रकाश की ड्यूल नेचर होता है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। एक वो कण भी होता है और तरंग भी होता है। तो हमने उसको अलग अलग डिवाइड किया, अलग अलग डिवाइड किया कि प्रकाश के वो कौन से गुण हैं जो कण मानकर अध्ययन किए जाते हैं, और प्रकाश के वह कौन से गुण है जो तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है। तो रे ऑप्टिक्स का तो कोई, हमने पूरा वीडियो में सोल्यूशन किया, उसका न्यूमेरिकल ही बनाया, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। वेव ऑप्टिक्स का था। तो यहाँ पे जो हमारा सस्पिशन हुआ कि प्रकाश आखिर है क्या, रे है कि वेव है, रे है कि वेव है। तो आगे चल के इसका खोज हुआ कि प्रकाश का ड्यूल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होता है, वह कण भी होता है और तरंग भी होता है। इसका सस्पिशन खत्म। अब जो न्यूटन ने अपना कणिकावाद का सिद्धांत दिया, उनमें मेन टॉपिक क्या थे जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। उन्होंने पहला बताया कि जो प्रकाश होता है ना, अति सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, अति सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। और दूसरा जो उन्होंने बताया ना, उन्होंने बताया कि प्रकाश सरल रेखीय में गमन करता है, सरल रेखीय में। जो प्रकाश की चाल होती है, उन्होंने यह बताया कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यही 3-4 जो न्यूटन ने अपना बताया सिद्धांत, ये सिद्धांत से हम क्या विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण का गणना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
जो न्यूटन ने अपना कणिका व सिद्धांत दिया, उन्होंने केवल इतना ही बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। प्रकाश जो होता है सरल रेखीय में गमन करता है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। उन्होंने यही नहीं बताया। तो क्या हम इन सब पढ़ के प्रकाश के जो तरंगार का है, वेव ऑप्टिक्स का है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इनका सिद्धांत क्या रहा? विफल रहा। इनका सिद्धांत क्या रहा? विफल रहा। और ठीक इनके सिद्धांत के पश्चात 3 वर्ष पश्चात सन 1678 ईस्वी में हाइगेंस नामक वैज्ञानिक है। कौन वैज्ञानिक है? हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक है। उन्होंने प्रकाश के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने कुछ बताया कि प्रकाश एक तरंग के रूप में गमन करता है। उन्होंने यह बताया था हाइगेंस ने। अब देखिए, सन 1678 ईस्वी में, सन 1678 ईस्वी में न्यूटन ने कब इसका अध्ययन किया था? 1675। उसके 3 वर्ष पश्चात कौन अध्ययन किया? हाइगेंस ने। हाइगेंस ने। उन्होंने क्या बताया कि जो प्रकाश होता है एक मैकेनिकल वेव होता है, यांत्रिक तरंगे होती है। प्रकाश एक यांत्रिक तरंग होती है। लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। प्रकाश एक यांत्रिक तरंगे होती है। अब बताइए, जब हम आपको बताए थे, जब पहला वीडियो शायद आप नहीं देखे होंगे, अगर नहीं देखे देख लीजिएगा कि ऑप्टिक्स जो होता है, प्रकाश होता है, वो कौन सा तरंग होता है। प्रकाश को 2 भागों में बांटे थे। पहला कौन सा? रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो आपको बताए थे कि वेव ऑप्टिक्स जो होता है, तरंग होते हैं, किस प्रकार का तरंग होता है। तो आपको थोड़ा याद होगा पहले वाले वीडियो में कि जो प्रकाश होता है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। EMW आपको बताए थे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। लेकिन हाइगेंस ने क्या बताया कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। लाइट एक यांत्रिक तरंग है। और हम जानते हैं कि किसी भी मैकेनिकल वेव का, मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं? मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं? जिसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जिसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जब लोगों ने इस पे डिस्कस किया और पूछा कि तब बताइए, जब हमारा मान लीजिए सूर्य है, ये क्या है? हमारा सूर्य है, और ये हमारी पृथ्वी है, ये सन और ये अर्थ। तो फिर यहां से जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक, किस माध्यम से आता है? समझने वाली बात है ना। जब हाइगेंस ने प्रकाश के बाद में अध्ययन किया, न्यूटन के बाद 1678 ईस्वी में हाइगेंस ने इसका अध्ययन किया, तो उन्होंने क्या बताया कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। लाइट एक यांत्रिक तरंग है। और हम जानते हैं कि यांत्रिक तरंगे की एक माध्यम की आवश्यकता होती है, एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो फिर इस पे लोगों ने डिस्कस किया कि जब सूर्य से प्रकाश अर्थ तक आता है, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है, तो कौन सा माध्यम बीच में माध्यम होता है? माध्यम तो अलग अलग होंगे। जरूरी नहीं है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक एक ही माध्यम है, माध्यम तो अलग अलग है। तो कौन सा माध्यम है? तो इस पे हाइगेंस ने क्या बताया कि ईथर जो होता है एक हाई यानी उच्च प्रत्यास्था का होता है। प्रत्यास्था का होता है जो पूरे एटमॉस्फेयर में उपस्थित होता है। हाइगेंस ने इसका जवाब क्या दिया जब लोगों ने यह पूछा कि यह बताइए कि जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो किस मीडियम से आता है? आपने यह बताया कि प्रकाश एक मैकेनिकल वेव है। प्रकाश एक मैकेनिकल वेव है और हम जानते हैं कि किसी भी मैकेनिकल वेव को चलने के लिए एक मीडियम, क्या बताया कि जो हमारा किसी भी मैकेनिकल वेव को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। और जब हाइगेंस से पूछा गया कि बताइए कि वह मीडियम कौन सा है जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, तो उन्होंने यह बताया कि ईथर नामक एक अवयव होता है। ईथर नामक एक अवयव होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ईथर नामक एक अवयव होता है जो पूरे एटमॉस्फेयर में उपस्थित होता है, जो प्रकाश के लिए एक मीडियम का काम करता है। और जो ईथर होता है, उन्होंने यह बताया कि वह उच्च प्रत्यास्था का यानी उच्च इलास्टिसिटी का होता है
और कम घनत्व का होता है, यानी ईथर का सब घनत्व सबसे कम और प्रत्यास्थता सबसे अधिक अकॉर्डिंग टू हाइगेंस के अनुसार। तो उन्होंने यह बताया। अब जो मूल बात है इसके लिए तो ये समझिए कि न्यूटन ने अपना 1675 ईस्वी में कणिकावाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने सरल सरल बातें प्रकाश के बारे में बताई कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश की चाल इतनी होती है, जो प्रकाश होता है अति सूक्ष्म कण मिलकर बना होता है। इन सब से क्या हम प्रकाश के विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आज की व्याख्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, जो कि विफल रहा। न्यूटन का पूरा कणिकावाद सिद्धांत क्या रहा? विफल रहा। फिर हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में अध्ययन किया। उन्होंने यह बताया कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जबकि हम आपके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। तो यहाँ पे प्रकाश का जो हाइगेंस था, इससे व्यतिकरण और विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन का तो अध्ययन हो गया। जब आप हाइगेंस ने प्रकाश के बारे में, इसके तरंग के बारे में अध्ययन किया, इससे दो चीजों का अध्ययन हो गया। किन किन चीजों का? पहला व्यतिकरण और दूसरा विवर्तन। इनका अध्ययन हो गया, प्रकाश का इनका अध्ययन किया जा सकता था। लेकिन जब बात ध्रुवण की आई, तो इसका हाइगेंस के द्वारा अध्ययन नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार का मैकेनिकल वेव है और हम तो पढ़े प्रकाश एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो फिर आप ध्रुवण का अध्ययन कैसे करेंगे? अब आपके मन में थोड़ा सा डाउट चल रहा होगा कि सर जी, व्यतिकरण किसे कहते हैं, विवर्तन किसे कहते हैं और ध्रुवण किसे कहते हैं? तो घबराइए मत, तुरंत इसके बाद हम अध्ययन करने ही वाले हैं कि व्यतिकरण किसे बोलेंगे, विवर्तन किसे कहते हैं और ध्रुवण किसे कहते हैं। अभी इतना समझिए कि जब न्यूटन ने प्रकाश के बारे में अध्ययन किया तो उससे प्रकाश के तरंग के गुणों का अध्ययन नहीं किया जा सका। लेकिन जब हाइगेंस ने अध्ययन किया तो केवल दो चीजों का अध्ययन किया जा सका, व्यतिकरण और विवर्तन, बल्कि ध्रुवण का अध्ययन नहीं किया जा सका। क्यों नहीं किया जा सका? इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि हाइगेंस ने बताए थे कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, प्रकाश एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है, और हम पढ़े हैं कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब चलिए इसके आगे सीधे पढ़ते हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत और अपवर्तन की व्याख्या, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका डेरिवेशन पूछता है वहां से आपको। देखिए हाइगेंस के, इधर आ रहा ना, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशा है कि 2025 में आपको पेपर में देखने को मिले और सीधे पूछेगा ये 5 नंबर से। कितने नंबर का पूछेगा? 5 नंबर का। चलिए इसका व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाएंगे? अपवर्तक पृष्ठ। देखिए अब मन में डाउट होगा कि सर जी अपवर्तक पृष्ठ क्यों बनाएंगे? तो प्रकाश का अपवर्तन करने के लिए अपवर्तक पृष्ठ बनाना जरूरी, तभी तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। नाम दे लेते हैं इसका M और M डैश, M और M डैश। यहाँ पे एक हम तरंगार डालेंगे, समतल तरंगार। एक समतल क्या डालेंगे? तरंगार डालेंगे। ठीक, डाल दिए समतल तरंगार। यहाँ पे एक हम डाल देंगे अभिलंब, यहाँ पे भी एक अभिलंब होगा। ध्यान से समझिएगा। यहां से देखिए थोड़ा, ये क्या है? ए हो गया ना।
अब जितनी दूरी यहां से लेके, इसको मान लेते हैं एस, इसको क्या मान लेते हैं एस, और इसको मान लेते हैं पी, नामकरण कर देते हैं पी। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, जितनी दूरी एस से लेके ए तक है ना, एक चीज और कर देते हैं, यहाँ पे डालते हैं समतल तरंगार, ये भी हमारे अभिलंब है, ये मत समझिएगा कि तरंगार, ये भी क्या है अभिलंब है, इसका नाम देते हैं बी, क्या देते हैं बी। तो ये समतल तरंगार के, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, चलिए इसका अपवर्तन भी कर देते हैं, इसका भी अपवर्तन हो, ठीक। अब देखिए इसका नाम दे देते हैं सी और ये डी, ठीक। अब थोड़ा ध्यान समझिए क्वेश्चन में क्या है, जितनी दूरी एस से ए तक है ना, जितनी दूरी एस से लेके ए तक है, उतनी दूरी हाइगेंस ने कहा रखा पी से लेके बी तक। अब ये मत समझिएगा कि एस से लेके जो ए तक दूरी है वही दूरी पी से लेके सी तक है, नहीं, एस ए इजकल टू पी बी, एस ए इजकल टू पी बी, एस ए इजकल टू पी बी, एस ए इजकल टू नॉट पी सी, हाइगेंस ने यह रखा समतल तरंगांक है ना, जितनी दूरी एस से लेके ए तक है उतनी ही दूरी पी से लेके बी तक है, ये समतल तरंगार्क है। अब थोड़ा बताइए कि जब तरंगार्क आगे बढ़ेगा बी से सी तक बढ़ेगा तो ये फिर ये ए से लेके नीचे नीचे आएगा, जितनी दूरी वह बी से सी तक चलेगा उतनी ही दूरी क्या चलेगा ए से लेके डी तक। तो यानी क्या निकल के हमारा कि बीसी इजकल टू ए डी आया ना, बीसी इजकल टू ए डी। अब चलिए एक कोण बना लेते हैं, ये आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है आपतित किरण, ये कौन सी किरण है आपतित किरण, ये कौन सा है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है आई बनता है ना, तो ये पूरा कोण क्या होगा आई होगा ना, ये पूरा कोण क्या होगा आई। तब आपतित किरण यानी कितने डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का। जब ये कोण बन गया आई तो इतना यहाँ पे कौन सा कोण होगा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई बनेगा ना। अब बताओ ये कौन सा है अपवर्तित किरण और ये कौन सा अभिलंब, इसके बीच कोण कौन सा बनेगा आर, बना दो कोण, कौन सा कोण बनेगा आर। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा क्या होगा 90 माइनस आर, 90 माइनस आर बना देंगे 90 डिग्री बनेगा ना। अब समझ में आया, जितनी दूरी P से B तक है उतनी दूरी S से लेके A तक उन्होंने माना। तो जब यहां से ये तरंगार्ग आगे बढ़ेगा B से C तक आएगा, जब यहां से तरंगार्ग आगे बढ़ेगा B से लेके C तक आएगा तो ये भी तो आगे बढ़ेगा, तो ये A से कहां तक आ गया D तक। अब चलिए एक एक वर्ड लिखते हैं, देखिए माना M और M डैश, M और M डैश एक माना M और M डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, क्या है अपवर्तक पृष्ठ है, माना M और M डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है, जो दो माध्यमों को अलग करता है, जो दो माध्यमों को अलग करता है, जो दो माध्यमों को अलग करता है। अब देखिए दोनों माध्यम अलग है, माध्यम क्या करते हैं, इसका माध्यम N1 और इसका N2, यही ना माध्यम होगा, ऊपर वाला माध्यम N1 और नीचे वाला माध्यम N2, जो दो माध्यमों को अलग अलग करता है। जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसकी वेग बदलेगी ना, तो इसका वेग मान लेते हैं v1 और इसका वेग मान लेते हैं v2। जब माध्यम अलग अलग होगा तो दोनों का वेग भी अलग अलग होगा ना, इसका वेग v1 और इसका वेग v2। माना M और M एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है तथा इनका वेग v1 व v2 है।
अब V1 V2 है। अब देखिए किसी क्षण B से C तक चली गई दूरी, किसी क्षण B से C तक चली गई दूरी। अब बताइए, चली गई दूरी पूछा तो दूरी इक्वल टू क्या होता है? दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय। दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय, यही ना होता है? दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय। अब बताइए यहाँ पे चाल क्या है? V1। चाल क्या माने हैं? V1। दूरी क्या है? BC। लिख लो पहले, दूरी क्या है? BC। BC इक्वल टू चाल क्या है? V1। चाल इक्वल टू V1 इंटू समय क्या मानते हैं? T। समय क्या है? T। आप निरूपित कर लो, BC इक्वल टू V1 T। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब देखो जितने समय में B C तक जाएगा, उतने समय में ही कहाँ पहुंचेगा? A D तक पहुंचेगा। A D तक पहुंच जाएगा। AD तक पहुंच जाएगा। अतः दूरी इक्वल टू अब बताओ दूरी क्या है? AD। दूरी क्या है? AD इक्वल टू दूरी क्या है? AD इक्वल टू चाल गुणे समय, सेम होगा, चाल गुणे समय। यहाँ पे चाल क्या माने हैं? V2। चाल क्या माने हैं? V2। तो AD इक्वल टू V2 इंटू T, यानी AD इक्वल टू V2T। AD इक्वल टू V2T। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब देखो त्रिभुज कितने बन रहे हैं, अब निकालेंगे। यहाँ ABC एक त्रिभुज बन रहा, ABC एक त्रिभुज बन रहा ना, और एक यहाँ पे क्या बन रहा? ADC। और एक त्रिभुज क्या बन रहा? ABC त्रिभुज बन रहा। अब देखो नीचे रहना, त्रिभुज ABC में अब बताओ साइन से चलेंगे तो साइन कोण क्या बन रहा? I। तो साइन I इक्वल टू लंब बट्टा आधार होता है ना, लंब बट्टा कोण। लंब किसे मानेंगे? BC को, तो कोण कौन सा हो जाएगा? AC। यही ना होगा, जब लंब हमारा BC होगा तो कोण क्या होगा? AC। तो BC बाई AC। अब मान रख लो, BC का मान क्या आया है? V1T। BC इक्वल टू V1T। तो साइन I इक्वल टू BC का मान क्या है? V1T। तो V1T बटा में AC हो जाएगा ना। अब देखो यहां सॉल्व कर देते हैं। साइन त्रिभुज, अब एक ABC ले लिए, अब त्रिभुज कौन सा बनेगा? AD और C। त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में। अब देखो यहाँ पे कौन बनेगा? साइन R। कौन सा बनेगा? साइन R। साइन नहीं आ रहा, चलो देखो यहाँ पे कर देते हैं। त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में साइन R इक्वल टू
साइन आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन आर इजिकल टू, अब इसको मान लेंगे एडी को, यही ना होगा, तो कौन हमारे एसी हो जाएगा, एडी अपन साइन आर इजिकल टू एडी अपन एसी, एडी अपन एसी। अब इसको मान लेंगे लंब, ये कौन कौन सा हो जाएगा, एसी, तो साइन एडी अपन एसी। अब एडी का मान क्या कितना आया है, एडी का मान कितना निकाले हम लोग, एडी इजिकल टू वी टू टी, एडी इजिकल टू वी टू टी रख लो, वी टू टी अपन एसी, वी टू अपन एसी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर थर्ड, समीकरण नंबर थर्ड, और ये समीकरण नंबर फोर्थ हो जाएगा ना। अब देखो समीकरण थर्ड व फोर्थ से, समीकरण थर्ड व फोर्थ से अब निकालो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इजकल टू, अब साइन आई का मान रखो, साइन आई का मान कितना है, v1 t बाई ए सी रख लो, v1 t बाई ए सी आया है ना। अब साइन आर का मान कितना आया है, रखो v2 t बाई ए सी, v2 t बाई ए सी। देखो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई का मान रखे v1 t बाई ए सी, साइन आर का मान रखो v2 बाई ए सी, v2 बाई ए सी होगा ना। अब AC से AC हमारा क्या होगा, कट जाएगा, T से T भी खत्म, V2T होगा ना, T से T भी खत्म, बचेगा V1 बाई V2। अब ऊपर देख लो यहाँ पे कर दे रहे हैं, इधर पूरा ना, देखो साइन आई बाई साइन आर इजकल टू, ऊपर क्या बचा है V1, नीचे क्या बचा है V2 बचा है ना। अब बताओ आप पढ़े हो ना, n इजकल टू क्या होता है, c बाई v, पढ़े हो ना, तो v इजकल टू क्या हो जाएगा, n बाई c हो जाएगा ना। तो v1 बाई n बाई c1 होगा ना, v1 बाई n1 बाई c, यही ना होगा। जब n बाई c भी, तो v1 इजकल टू n1 बाई c, v1 बराबर इजकल टू n1 बाई c। अब देख लो साइन आई बाई साइन आर इजकल टू, अभी का मान रखो v इजकल टू n बाई c, और इसका मान क्या हो जाएगा, v2 का मान n बाई c, n1 यहाँ पे n1 यहाँ पे n2 लगा लेना, n2 बाई c, c से c क्या होगा हमारा खत्म, बचे क्या n1 बाई n2, तो साइन आई बाई साइन आर, यहाँ बचा है 1, यहाँ बचा भी 1, अब n2 वाला ऊपर चला जाएगा, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1, साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1, यही ना अपवर्तन का नियम, यही क्या है अपवर्तन का नियम, और इसे भी बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, इसी को ना बोलते हैं। एक बार फिर समझते हैं शुरू से, m और m डैश क्या था, हमारा अपवर्तक पृष्ठ था, और यहाँ पे एक समतल तरंगाग्र डाला गया, जितनी दूरी a से लेके a तक है उतनी ही दूरी p से लेके b तक है। जब b अपने बिंदु से आगे बढ़ा तो a भी अपने बिंदु से आगे बढ़ेगा, तो जितने समय में b c तक पहुंचा उतने ही समय में a d तक पहुंच गया ना। तो देखो माना m डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है, जब दोनों का माध्यम अलग अलग होगा तो प्रकाश का वेग दोनों माध्यमों में अलग अलग होगा। तो दोनों का अपवर्तन कितना माने हैं, एक n1 और एक n2, तो दोनों का वेग भी अलग अलग होगा, एक का v1 और एक का v2। तो जितने समय में b c तक पहुंचा उतने समय में a d तक पहुंचा। तो देखो b से c तक चली गई दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय। तो दूरी कितनी है b से लेके c तक, तो bc इक्वल टू चाल कितनी है v1,
इंटू टी समय में बी सी इक्वल टू V1 टी, समीकरण नंबर 1। और देखिए जितने समय में बी सी तक जाएगा उतने ही समय में ए डी तक पहुंच जाएगा, ए डी तक पहुंच जाएगा। यहां से निकाल दीजिए एडी इक्वल टू यहाँ पे चल क्या है V2, समय क्या है t, तो एडी इक्वल टू V2 t, एडी इक्वल टू V2 t। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में साइन आई इक्वल टू बी सी बाई ए सी, साइन आई इक्वल टू बी सी बाई ए सी। और बी सी को मानेंगे लंब, तो यहाँ पे कौन क्या हो जाएगा ए सी, तो बी सी बाई ए सी। अब बी सी का मान क्या निकालना है, समीकरण 1 से देखो V1 t, V1 का मान रख दिए। अब त्रिभुज एडीसी में ऐसे ही आप निकाल लीजिए, इसका मान कितना आ जाएगा V2 t बाई ए सी। अब समीकरण 3 और 4 को हल कर दीजिए, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू V1 t बाई ए सी अपन V2 बाई ए सी, ए सी से ए सी खत्म, V1 बाई V2। आप पढ़े हैं कि n इक्वल टू सी बाई वी, तो v इक्वल टू n बाई सी। तो यहाँ पे जो V1 का मान है तो V1 इक्वल टू n1 बाई सी, सी से सी खत्म, n1 बाई n2। यहाँ पे बच्चा 1, यहाँ बच्चा 1, जब ये n2 ऊपर चला जाएगा तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n2 बाई n1। इसी को बोलते हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा अपवर्तन का नियम, इसी को बोलते हैं अपवर्तन का नियम भी बोलते हैं केवल, और इसी को क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ, इसी को ना बोलते हैं। और ये फिक्स है, इस बार उम्मीद लग रहा है कि इस बार कोई पेपर में यह पूछेगा तो सीधे 5 नंबर का, सीधे 5 नंबर का। एक हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की भी व्याख्या है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है कि पूछते, हालांकि हम वीडियो में कराएंगे, लेकिन अपवर्तन मुख्य इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट जाइएगा। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या सीधे 5 नंबर आपसे पूछेगा, और इसका डेरिवेशन पूछ जाए। ये हमारा चित्र था यहाँ से, हालांकि ये नामकरण नहीं है, आपको समझाने के लिए बताएं, मेन चित्र हमारा यही था यहाँ से। ये जो यहाँ से अपना लीजिएगा, ये भी नामकरण नहीं है, समतल तरंगार्घ है, यही मेन चित्र था हमारा। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। चलिए, तो अब हमने समझा क्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। जो हमारा अगला वाला वीडियो आएगा उसमें यह आएगा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, और उसी वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विवर्तन किसे कहते हैं, व्यतिकरण किसे कहते हैं, और ध्रुवण किसे कहते हैं। एक हमारा मोस्ट लास्ट टॉपिक है इसमें बचा है तरंगार्घ, जो बार बार आ रहा था कि तरंगार्घ है क्या, तरंगार्घ कहते किसे हैं, तो समझ लेते हैं तरंगार्घ। पहले समझते हैं एक चित्र के अनुसार। जब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो कैसे चलता है, ऐसे ही चलता है, ऊपर चलेगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इस रूप में प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो देखिए एक समान कला में उपस्थित, अब एक नया वर्ड आएगा आपके भेजे में, कला क्या है, कला क्या है, कला को फेज बोलते हैं, कला क्या है, फेज क्या है। तो एक समान माध्यम की कला में उपस्थित तरंगों को क्या बोलते हैं, हम तरंगार्घ बोलते हैं। समझिए, देखिए जब यहां से हमारा प्लस प्लस है ना, तो एक क्या है, एक कला में है, क्या है, कला में है, 1 2 3 4, ये 4 क्या है, एक कला में है। नीचे भी लिख लेते हैं 1 2 3 4, ये एक कला में है। तो प्लस प्लस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एक कला में है, और निगेटिव निगेटिव एक कला में है। तो एक कला में उपस्थित तरंगों की कला को क्या बोलते हैं, तरंगार्घ बोलते हैं। एक समांतर में, या एक कला बोलते हैं, एक समांतर में उपस्थित तरंगों की कला को हम क्या बोलते हैं, तरंगार्घ बोलते हैं। एक समतल या किसी कैसे बोलते कि एक कला में उपस्थित तरंगों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, तरंगार्घ बोलते हैं। अब तरंगार्घ होता कितने प्रकार का है, ये 3 प्रकार का होता है तरंगार्घ के प्रकार। अब देखो प्रकार, तरंगार्घ कितने प्रकार, 3 प्रकार का। पहला कौन सा, गोलीय, पहला गोलीय, और दूसरा समतल, दूसरा समतल, और तीसरा हमारा होता है बेलनाकार, बेलनाकार। तो फिर से एक बार सुनते हैं कि तरंगार्घ की डेफिनेशन क्या है। एक कला में उपस्थित तरंगों की संख्या को क्या बोलते हैं, हम तरंगार्घ बोलते हैं। एक कला में, या तो केवल प्लस में या माइनस में हो, एक कला में उपस्थित तरंगों की संख्या को हम क्या बोलते हैं,
तरंगार्क बोलते हैं। तरंगार्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, गोलीय, समतल और बेलनाकार। गोलीय, समतल और बेलनाकार। तो चलिए जब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे तो किस प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। और जो इसके पहले पढ़ाए हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने से 2-3 बार रिवाइज करिएगा और जम के मेहनत करिए। एग्जाम नजदीक है, टाइम बचा नहीं है, दिसंबर चालू हो गया हमारा, तो जानते हैं आप समय बीतने बहुत समय लगता है नहीं, समय कितना तेज से निकल रहा है, कब दिसंबर बीत जाएगा, कब जनवरी आ जाएगा, कोई पता नहीं चलेगा। तो मन लगा के पढ़िए और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार अपवर्तन की व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप टिक लगा लीजिएगा और इसको कई बार अपने से कॉपी पे प्रैक्टिस करिएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण लेके और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ठीक।